वीडियो के अंदर में ये नई आर्थिक नीति क्या है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक अच्छे तरीका से, एक बेहतरीन तरीका से सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो नई आर्थिक नीति का मतलब क्या हुआ? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि देश को बचाने के लिए, देश की स्थिति जो होती है, अगर मान के चलिए खराबी देश का प्रदर्शन आ रहा है सभी साल, लगातार धीरे धीरे देश का प्रदर्शन, आपकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, तो उस स्थिति में कोई न कोई एक इंसान आता है उस देश को बचाने के लिए, उस देश की स्थिति को सुधारने के लिए। तो रूस के अंदर में क्या था? रूस के अंदर में, जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि रूस के अंदर में क्रांतियां क्यों हुई थी, रूस के अंदर में वहां की जनताओं की स्थिति कैसी थी, बद से बदतर स्थिति थी। तो इसी के सुधारने के लिए, इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इस आंदोलन में एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। वह व्यक्ति था लेनिन। वो अपने ऊपर एक जिम्मा लेता है कि हमारे देश की स्थिति जो बद से बदतर हो गई है उसको किस तरह से सुधारा जाए। इसीलिए उन्होंने अपने देश की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक नई नीति, एक नई योजना का आह्वान करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो लेनिन ने लागू किया था। लेनिन के बारे में थोड़ा जानिए। लेनिन एक अच्छा नेता था। वह एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं था। स्वप्नदर्शी का मतलब सिर्फ सपना दिखाने वाला व्यक्ति नहीं था। सपना दिखा लिया और काम किया नहीं। वो सपना भी दिखाता था और उसको पूरा भी करता था। व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलिए मेजनी के बारे में पढ़ाए थे। मेजनी के बारे में आपको क्या जानकारी दिए थे? मेजनी कौन था इसके बारे में हम आपको समझाए थे। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, वह एक योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण ज्यादा। आदर्शवादी गुण का मतलब क्या हुआ? बढ़ा चढ़ा के बात कहेंगे, बहुत लंबा फेंकेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, उसको कहते हैं आदर्शवादी। यानी कि बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन काम उसके लेवल में नहीं करेंगे। जिस अनुसार से हम बातें कर रहे हैं उस अनुसार से काम नहीं करेंगे, उसको कहेंगे आदर्शवादी। लेकिन उसमें क्या था? व्यवहारिक गुण कम था। किसके अंदर में? तो मेजनी के अंदर में। लेकिन इसके अंदर में व्यवहारिक राजनीति, ये कुट के भरा हुआ था। राजनीति ये सीखा था। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं, ये सिर्फ सपना दिखाने वाले लोगों के गिनती में नहीं आता था। ये सिर्फ सपना दिखाने वाले लोगों की गिनती में नहीं है, ये सपना को पूरा करने वाले भी व्यक्ति था। बढ़िया इंसान था। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं, बल्कि वह एक सफल कुशल सामाजिक चिंतक था। बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। ये भी था। सिर्फ सपना को दिखाने वाले व्यक्ति ही नहीं था। सिर्फ सपना ही नहीं दिखाता, उसको पूरा किस तरह से किया जाए, उसको व्यवहार में किस तरह से उतारा जाए, इस तरह का व्यक्ति था। एक अच्छा इंसान था। उन्होंने देखा कि हमारे देश की स्थिति, हमारे देश के अंदर में उद्योग लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है, विभिन्न स्तर पर बैंक खोला नहीं गया है। इसके बाद जो है आज देख रहे हैं अपने देश के अंदर में LIC तरह के बीमा जो है, जिससे जनता को आगे चल के फायदा हो। बीमा से क्या होता है? बीमा क्यों कहता है? ताकि आगे चल के उसको फायदा हो। यहाँ पे कुछ राशि जमा कर रहे हैं, आगे चल के जब मान के चलिए किसी प्रकार की समस्या आएगी तो उस समय मोटा पैसा आता है, थोड़ा कर धीरे धीरे करके जमा करके आता है ना। किसी भी प्रकार का बैंक खोलने की अनुमति नहीं थी। उसके साथ साथ किसानों से किस तरह से टैक्स लिया जाए, जमीन को किस तरह से मान के चलिए जनता के हाथ में सौंपा जाए, यानी कि कई तरह की असुविधाएं थी। यहाँ पे रूस के अंदर में कई तरह की असुविधाएं थी, जिसके तहत क्या हुआ? इस कारण से रूस की स्थिति बद से बदतर होती चली गई थी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए एक व्यक्ति, एक युग का जन्म होता है। एक युग, ऐसे महान व्यक्ति बहुत ही कम जन्म लेते हैं जो अपने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम करते हैं। क्या नहीं किया इन्होंने अपने देश के लिए? इन्होंने ही ना जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। बोल्शेविक क्रांति किसने किया था? कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने। नई आर्थिक नीति किसने दिया था? तो लेनिन ने। लेनिन की मृत्यु, लेनिन का जन्म, इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा लेनिन के बारे में जानते हैं। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। ये जो था रूस प्रारंभिक समय से ही क्या है? समाजवादी का पक्षधर। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां उत्पादन के जितने भी प्रोडक्शन का साधन है उस पर नियंत्रण किसका होता है? तो सरकार का एकाधिकार होता है। लेकिन पूंजीवादी देश के अंदर में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति को मान के चलिए जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है उसका ही उस पर हक होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर उत्पादन के सभी साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जिसका वो है उसी का सिर्फ अधिकार हो, तो उसको कहेंगे हम लोग पूंजीवादी। लेकिन यहाँ पे देखिए रूस हमेशा से ही साम्यवादी, जिसे हम लोग कहते हैं समाजवादी, इस तरह की अर्थव्यवस्था को मानने वाले व्यक्ति, सबका कल्याण में विश्वास रखता था। पूंजीवादी देशों से उस समय, जिस समय ये क्रांतियां हो रही थी रूस के अंदर में, विश्व पूरा दो खेमों में बट गया था। एक साम्यवादी तरफ, दूसरा
पूंजीवादी। विश्व दो भागों में बट गया था, एक साम्यवादी दूसरा, एक समाजवादी दूसरा पूंजीवादी। इन दोनों देशों के बीच में हमेशा चलती रहती थी, हमेशा मनमुटाव चलती रहती थी, हमेशा संघर्ष चलती रहती। वो चाहता था कि साम्यवादी वाले देश को, साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हमको सपोर्ट करे, इस व्यवस्था को सपोर्ट करे। वो कह रहा था हमको सपोर्ट कीजिए। अमेरिका हो गया पूंजीवादी और रूस हो गया क्या समाजवादी। इन दोनों में हमेशा क्या चलता था, संघर्ष चलता था बातचीत के जरिए, जिसे हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ, एक वैचारिक युद्ध। वैचारिक युद्ध का मतलब क्या हुआ, लड़ाई नहीं जाएंगे हम अपना दोनों आदमी युद्ध करने के लिए, लेकिन लड़ाई करवा देंगे। यह एक वैचारिक युद्ध होता है। शीत युद्ध के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध होता है जिसमें जिसके समाजवादी गुट का नेता जो है रूस और पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था। इन दोनों देशों के कारण से क्या हुआ, कई देश तबाह हुआ। आज देखिए, आज यूक्रेन चले गया, इन्हीं दो देशों के कारण से हुआ। इसके बाद देखिए अफगानिस्तान चले गया, इजराइल भी लमसम में उसके चपेट में आ ही रहा है। ये दोनों देश क्या करता है, मान के चलिए कोई रसिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका वाला क्या करेगा, अपने आदमी को कहेगा नहीं यार तुम करो, हम तुमको सबकी सपोर्ट करेंगे, वो उसको धमकाएगा। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है, अपना ये हथियार बेचता है। वहाँ के लोग, सरकार नहीं समझ रहा है कि ये लोग जो है अपना हथियार को बेचने के लिए इस तरह से काम कर रहा है, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, अपना ये इधर हथियार बेच रहा है। तो इसके कारण से तो बहुत सारे देश तबाह हुआ है। जैसे मान के चलिए, ये अगर आप वीडियो नहीं देखें, एजेंट ऑरेंज और रासायनिक हथियार, उस वीडियो को देखिएगा तो ये दोनों देश का आपको काला सच सामने आएगा। तो अब ऐसा कर सकते हैं कि आखिरकार ये शीत युद्ध क्या है, इसको आप लोग नहीं समझे होंगे। शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जिसके दो गुट थे, जिसमें पहला गुट था संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी देशों का समर्थन करता था, और दूसरा गुट रूस था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता था। इस दोनों के चलते क्या हुआ, हमेशा क्या होता था, एक देश से दूसरे देश में क्या होता था, संघर्ष चलते रहता था। आप समझिए, यहाँ पे लेनिन को भी थोड़ा समस्या आई। लेनिन भी चाह रहा था कि हमें मान के चलिए अगर एक बार यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू करेंगे, इस तरह की व्यवस्था लागू करेंगे जैसा ट्राटस्की चाहता था। ट्राटस्की क्या चाहता था, एक बार आकर के समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू कर दे, ऐसा संभव नहीं था। पूंजीवादी देशों के साथ एक साथ टकराना संभव नहीं था। इसलिए क्या किया, धीरे धीरे करके क्या किया, पॉलिसी लाते गया, नई नई नीति लाती गई, तब इसके बाद जो है पूर्ण रूप से हो गया स्थापना वहाँ पे। हम आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। पहले लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ भी था। उन्होंने ये स्पष्ट देखा कि पूरी दुनिया के पूंजीवादी देशों से एक साथ भिड़ना संभव नहीं है। अकेले आप जैसे मान के चलिए, ट्राटस्की क्या चाहता था, एक साथ ही अपने देश के अंदर में इस तरह की व्यवस्था लागू कर दे। अपने देश के अंदर में लागू कर दीजिएगा तो अपने देश के अंदर में एक तरह का लोग रहता तब ना। एक बार आकर के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू कर देते अपने देश के अंदर में, तो तरह तरह के विचारधारा को मानने वाला है, तरह तरह के विचारधारा को मानने वाला है। एक ही बार कहिएगा कीजिए, एक बार लौट दीजिएगा तो उस दिन में क्या होगा, वहाँ पे संघर्ष होगा, वहाँ पर लड़ाई होगा ना, विद्रोह होगा ना। जो आप योजना ला रहे हैं, जनता के बीच में लाने के लिए जा रहे हैं, तो वो योजना क्या सही रूप में काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ट्राटस्की क्या चाहता था, एक जो मान के चलिए एक ही बार में क्या करे, यहाँ पे रूस के अंदर में समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू कर दे। लेकिन लेनिन एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था, ये जानता था कब किस समय किस तरह की योजना को लागू करना है, किस तरह की योजना को नहीं लागू करना है। उन्होंने ये स्पष्ट देखा कि अभी जो जैसे ये ट्राटस्की चाह रहा है कि तत्काल मतलब जो है पूर्ण रूप से जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू कर दे, समाजवादी व्यवस्था लागू कर दे, ये संभव नहीं है। इसके लिए क्या क्या धीरे धीरे करके एक नीति लाई, जिस नीति को कहते हैं हम लोग, जिस नीति को हम लोग कहते हैं नई आर्थिक नीति। यहाँ देखिए, लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक था, एवं व्यवहारिक राजनीतिक भी था। यहाँ से लिखिए, इतना बात लिखिएगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने यह स्पष्ट देखा तत्काल का मतलब क्या हुआ, तत्स एक मान के चलिए तत्काल का मतलब क्या हुआ, एक होता है ना, जैसे मान के चलिए आप जाति प्रमाण पत्र ही बनाने के लिए जाते हैं, कोई भी चीज बनाने जाते हैं, आपको जरूरी रहता है तो नहीं कहते हैं तत्काल कम से कम बना दीजिए, हम तत्काल मतलब कम से कम हम काम कर लेंगे। तत्काल का मतलब उसी समय के अनुसार से, जिस समय में हमको किसी भी चीज को बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, उसी को कहते हैं तत्काल अभी कर दीजिए, हमको बहुत ज्यादा सीरियस काम है। जाति प्रमाण पत्र या कोई भी चीज बनाने के लिए जाते हैं, तत्काल वाला बना लेते हैं ना। और जो ओरिजिनल बन के आता है वो तो बाद में, ओरिजिनल तो बाद में एक परफेक्ट में धीरे धीरे लागू होगा, एक बार तो नहीं कर सकता। लेकिन तत्काल अपने देश की स्थिति को बचाने के लिए उस समय जो क्या आवश्यकता है उसको तो कीजिएगा ही, ताकि देश की स्थिति सुधरे। उन्होंने ये स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी दुनिया से, यानी कि पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवादी देशों से टकराना संभव नहीं है। एक साथ पूंजीवादी से टकराना संभव नहीं है, पूंजीवादी देशों से टकराना संभव नहीं है। इसलिए क्या किया, 1921 ईस्वी में उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। उन्होंने देखा
कि अभी जो है पूरे विश्व के अंदर में वर्चस्व है किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कम है, हमको सपोर्ट करने वाले कम है। जब हमको सपोर्ट करने वाले कम है, अब स्थिति में हम करेंगे क्या? नहीं, हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, अपना अस्तित्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम अपना विस्तार करेंगे। ऐसी बात तो संभव नहीं हो पाएगा, तो हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि वह एक व्यावहारिक राजनीतिक भी था। व्यावहारिक राजनीतिक मतलब वो राजनीतिक परिस्थिति को पहले ही भाप लेता था। किसी किसी नेता के अंदर में ये एबिलिटी होता है, क्षमता होता है कि भविष्य के अंदर में क्या कौन सा हम एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद कौन से रिएक्शन आएगा, वो भाप लेता है। और जब भापने के गुण आ जाता है, वो नेता वही नेता आगे चलकर महान नेता बनता है। तो वही था कौन? लेनिन। लेनिन एक व्यवहारिक राजनीति था, जिसके फलस्वरूप उसको ये जानकारी था कि वो समझता था, स्पष्ट रूप से देख रहा था कि एक बाकी रूस के अंदर में एक तरफा हम समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं कर सकते, और एक साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले, पूंजीवादी देश को मानने वाले के साथ टकराना भी संभव नहीं है। अगर एक साथ टकराएंगे तो हमारे देश के अंदर में और विद्रोह की भावनाएं फैलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश की स्थिति बद से बदतर हो ही गया है। आगे कोई भी चीज लाएंगे, नियम कानून लाएंगे, जनता को एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जनता के पहले किस तरह से उसका स्थिति सुधरा जाए, पहले उस पर काम किया जाए, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्शन में आएंगे, योजना को एक्शन में लाएंगे ना। याद रखिए, उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवादी देशों से टकराना संभव नहीं है। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इसलिए 1921 ईस्वी में उन्होंने एक नई नीति की घोषणा की, नई आर्थिक नीति की घोषणा की। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए उन्होंने 1921 ईस्वी में एक नई नीति की घोषणा की, एक नई नीति की घोषणा की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति। यहाँ पर शुद्धिकरण कर लीजिएगा। इसलिए सन 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की, जिसे हम लोग नई आर्थिक नीति कहते हैं। इस नई आर्थिक नीति के तहत ये क्या क्या योजनाएं लाई गई, क्या क्या नियम कानून लाए गए, इसको यहाँ पर हमने लिखे हैं। इसको एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करना ही पड़ेगा। पहले बेसिकली बात यहाँ पर समझे, अपने देश की स्थिति जो है, रूस के अंदर में रह रहे जनताओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया लेनिन ने क्या किया, एक नया कदम उठाया। क्योंकि वो अगर उस समय कदम ये नहीं उठाता तो वहाँ के किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, किस तरह से उद्योग चलाना चाहिए, बैंक नहीं खोला गया था, तरह तरह के बहुत तरह की समस्याएं थी, जिससे जनता जूझ रही थी, परेशान थी, राजा से तरस था। पहले उसको सुधारने के लिए क्या क्या एक नीति की घोषणा की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई आर्थिक नीति। बात को समझिए, बड़ी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको कई सारे लेनिन का व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा। लेनिन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पता चल रहा है ना। अगर वो जैसा ट्राटस्की चाहता था, समाजवादी व्यवस्था लागू कर दे, अगर उस तरह का करता तो हो पाता, देश सक्सेसफुल हो रहा पाता, नहीं रह पाता। धीरे धीरे काम किया ना, एक साथ पूंजीवादी देशों से टकराना संभव नहीं था। इसलिए क्या किया, थोड़ा सा छोटा छोटा योजना के माध्यम से थोड़ा थोड़ा प्लान करके जनता के ऊपर इस तरह की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। देखिए, नई आर्थिक नीति क्या है, ये तो थोड़ा यहाँ ये बताएं, ये क्यों लागू किया गया, किस तरह से लागू किया। अब नई आर्थिक नीति में क्या प्रमुख बातें थी, नई आर्थिक नीति क्या है, यहाँ से देखिए। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। पहले किसानों से अनाज लेता था टैक्स के बदले में, अब एक निश्चित कर लगा दिया गया। अब बचा हुआ अनाज, जो भी बचा हुआ अनाज रहेगा, किसानों का उसका वो मन चाहे इस्तेमाल कर सकता है। पहले क्या था, किसान से अनाज भी ले लेता था, इसके साथ ही साथ जो किसान के पास अनाज बचा उस पर भी टैक्स लेता था। नहीं, अब आप अपना मनमाने अनुसार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कितना राहत दिया। ये बात क्या हुई, आपको टैक्स लेने का था तो आप फसल भी ले लिए, आप फसल लेने के बाद हमारे पास जो बचा उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं। ये कहाँ की न्याय की बात है। इससे हमारे ऐसे बद से बदतर होगा ना। देखो कितना राहत दिया। क्या राहत दिया, देखो, किसानों से अनाज लेने के स्थान पे एक निश्चित कर लगाया, और बचा हुआ अनाज किसान का था, जो बचा हुआ अनाज था वो किसान का था, वो इसका मन चाहे इस्तेमाल कर सकता है। आप घर में रखिए, पहले घर में रखिए, उस पर भी टैक्स लगता था। इस तरह की बात है, इस तरह को हटाया। देखिए इसके बाद जमीन राज किया। सच में जमीन हमारे कंट्री की, हमारा राज किया है। देश की बात आएगी तो कंट्री, वही जमीन राज की बात आएगी तो राज की। लेकिन व्यवहारिक रूप से जिस इंसान का है वही ना उस पर सारा कुछ क्रियान्वयन करता है, सारा कुछ काम करता है। हम ये जानते हैं हमारे जमीन क्या है, हमारा राज्य सरकार की है, लेकिन उस पर व्यक्तिगत रूप से हमारा ही अधिकार है। ठीक है, जमीन राज्य की है, फिर भी इसके व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। पहले क्या होता था, राज का है तो राज अपने मन के अनुसार से, अपने मनमाने ढंग के अनुसार से काम करेगा। आपका उस पर कोई वर्चस्व नहीं, आपका कोई उस पर अधिकार नहीं था। लेकिन इसको खत्म कर दिया गया नई आर्थिक नीति के तहत। भले ही एक कहानी के लिए जमीन राज किया, लेकिन आपका जमीन है तो आप उस पर जिसके अनुसार से आपको खेती बाड़ी करना है, जो करना है आप करिए, ये छूट दिया गया। इसके बाद देखिए, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से उद्योग चलाने का
अधिकार दिया गया, पहले नहीं था इस तरह का अधिकार। उद्योग धंधा लगाने पर पाबंदी था, सभी आदमी उद्योग धंधा नहीं इस्तेमाल कर सकते, उद्योग धंधा नहीं लगा सकते। उसको ये शुद्धिकरण करने का प्रयास किया, उसको सुधारने का प्रयास किया। 20 से कम आदमी भी अपना व्यक्तिगत रूप से अपना एक उद्योग चला सकते हैं। इसके साथ ही साथ विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। वो जो विदेशी पूंजी जो ज्यादा निर्भरता बढ़ाइएगा विदेशी पूंजी पर, तो विदेशी पूंजी क्या करेगा, आपको टैक्स लेगा ना, आपको मान के चलिए उस पर ब्याज लेगा ना। विदेशी पूंजी पर कोई भी देश अगर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, विदेशी पूंजी क्या करता है, आर्थिक शोषण को बढ़ावा देता है। अगर विदेश पर ज्यादा निर्भर रह जाएगा, ब्याज भी नहीं देना, मूल तो देना ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ ब्याज भी देना पड़ेगा, तो आप कंगाल होइएगा ना। तो विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विभिन्न स्तर पर क्या किया गया, बैंक खोले गए। बैंक जब ये खुलेगा तो उसी दिन भ्रष्टाचार करप्शन पर रोक लगेगा ना। अब कई बार जो है मनमोहन सिंह, इसके साथ साथ कई सारे हमारे देश के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हुए, उसका कहना था कि हम यहाँ से भेजते हैं तो 100 रुपया, लेकिन जाते जाते जनता के बीच में आता है 20 रुपया। इसका मतलब क्या, करप्शन खा गया। और देखिए बैंक खुल गया तो डायरेक्ट 20 रुपया भेजेगा तो डायरेक्ट 20 रुपया आएगा कहाँ पे, आपके खाते में। तो बैंक खुलने पे क्या होगा, करप्शन दूर होगा। जब करप्शन दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर होगा, तो उस दिन आपकी स्थिति बेहतर होगी ना। तो कितना बढ़िया काम किया गया। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा राजकीय एजेंसियों द्वारा। आज हमारे देश के अंदर लोगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कितने तरह की एजेंसियां काम कर रही है। लोग तरह तरह का लोन दे रहा है, इसके साथ साथ LIC है, तरह तरह की मतलब जीवन बीमा है, जिससे हमारा जीवन भविष्य में क्या हो, सिक्योर हो। आज हम लोग बैंक में खाता खुलाने जाते हैं तो उस दिन क्या करता है, नॉमिनी करता है। नॉमिनी का मतलब क्या हुआ, अब मान के चलिए किसी इंसान को मालूम नहीं रहता है ATM कार्ड जो होता है, ATM कार्ड क्या है। अब मान के चलिए किसी कारणवश आपका मान के चलिए मृत्यु हो गया, तो ATM कार्ड से भी अब सरकार उसको 10 लाख रुपया देता है। जानकारी नहीं है, क्या जानकारी का अभाव के कारण से। अब मान के चलिए अब बैंक खुलाए हैं, बैंक खुलाने के बाद आप मान के चलिए किसी इंसान का मौत हो गया, तो उस दिन क्या होता है, बैंक उस पर रकम कुछ सहायता राशि देता है, जय करके देता है, आपको मालूम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन संपत्ति और जीवन की बीमा राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया ताकि लोगों के जीवन सिक्योर रहे। भविष्य में किसी भी तरह का दुविधा आएगी तो वो इसका इस्तेमाल करेगा। वो बीमा इसलिए कहते हैं भविष्य हमारा सिक्योर है, भविष्य हमारा सुरक्षित है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये नई आर्थिक नीति क्या है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिया होगा। नई आर्थिक नीति बेसिकली क्या था, रूस के अंदर में जो भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, तरह तरह की समस्याएं थी जिससे रूस जूझ रहा था, पीड़ित था, उसको किस तरह से बेहतर स्थिति किया जाए, देश किस तरह से, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़े, जो बैठा हुआ है किस तरह से उठे, उसको उठाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ये सारे योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, तो लेनिन के द्वारा। यही है नई आर्थिक नीति। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लाया गया, बचा हुआ अनाज किसान का था और उसका वो मन चाहे इस्तेमाल कर सकता है, जो आपका इच्छा है कर दी। आपको जो एक कर देना है, कर देने के बाद जो भी कुछ बचता है आप अपना मन माने के अनुसार से कीजिए। जमीन राज किया फिर भी वो किसान को अभी अपने देश के अंदर में क्या है, कहने के लिए ये जिस राज्य के अंदर में है उस राज्य की जमीन है, लेकिन उस पर हम किसका अधिकार है, राज्य का अधिकार है। वो आता है यहाँ पर, वो उसका पदाधिकारी या उसका कोई शासन करने के लिए आता है। हम ही लोग यहाँ पे मन माने के अनुसार से जमीन का यूज करते हैं। देखो यहाँ 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों में व्यक्तिगत रूप से उद्योग चलाने का अधिकार दिया गया। विदेशी पूंजी सीमित तौर पर मंगाई गई, विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। इसके बाद जीवन बीमा जैसे कई राजकीय एजेंसियों के द्वारा शुरू किया गया, जिससे आदमी का भविष्य आने वाले समय के अंदर में सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे। फिर भी कहीं पर दिक्कत आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नई आर्थिक नीति क्या है, सबसे पहले इस बात को लिखेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे नई आर्थिक नीति के निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिक भी था। यहाँ तक लिखेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना, आज जो हम तत्काल जो एक बाइक जो कहिएगा अभी इस समय में जो है तत्काल का अभी इस समय क्या जरूरी है, इस समय हम तत्काल जो है पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करेंगे, ये संभव नहीं है। तत्काल समय में किस तरह से किया जाना चाहिए, अभी वर्तमान समय में जिस समय आवश्यकता है उस समय क्या किया जाना चाहिए, उसको एक बेहतर समझ था। किसके पास, लेनिन के पास। टाटा स्टील को बात समझ नहीं था उस तरह से, वो तो चाहता था कि उसी समय सब कुछ कर दे। ऐसा कहता था देश फेल्यूर हो जाता, अनसक्सेसफुल हो जाती। कोई भी आप बड़ी क्रांति करना चाहते हैं, बड़ी योजना लागू करना चाहते हैं, तो बड़ी योजना धीरे धीरे करके कीजिए। एक भाग्य खपिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, कोई मान नहीं करेगा, बाद में असफल हो जाएगा। आप मान के चलिए आप ही पढ़ाई करते हैं, एक ही दिन में कहिएगा कि हमको सब पूरा सिलेबस का जानकारी आ जाए,
गिनी ना बर्बाद हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बड़े बहुत ही तरह की समस्या है आदमी बड़े हमारे कर लेगा। उन्होंने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना है या एक साथ पूंजीवादी देशों से टकराना संभव नहीं है, इसलिए उन्हें 21 उसने एक नई नीति की घोषणा की। एक नई नीति की घोषणा, नीति यहाँ पे नीति है की घोषणा की, जिसे हम नई आर्थिक नीति कहते हैं, जिसे नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इसके प्रमुख बातें को तो आपको समझाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए